मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टोटली सब सिलेबस खत्म कर दिया था। मैंने आपको बताया था कॉलेज का जो मटेरियल आया है उसके जो एमसीक्यू है, तो आज हम उस मटेरियल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइटल है एमसीक्यू यूनिट 1 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उसके अंदर क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस बाय विच we estimate the value of dependent variable on the basis of one or more independent variable। हम जिस प्रोसेस से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का एस्टिमेट करते हैं जब हमको दो या उससे ज़्यादा या एक या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए होंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी होगी और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का हम एस्टिमेट करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते थे रिग्रेशन। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, रिग्रेशन। क्वेश्चन 1 आंसर इज बी, रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, तो y माइनस वाई कैप जो निकालते हैं एरर क्या हुआ, त्रुटि बेटा, राइट। तो एरर इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा y माइनस वाई कैप स्क्वायर यानी कि सिग्मा ई स्क्वायर, वो लिस्ट मतलब कम से कम मतलब मिनिमम रहता है। ठीक है, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर दैट इज सिग्मा y माइनस वाई कैप स्क्वायर मिनिमम होगा। ऐसे रिग्रेशन लाइन को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, न्यूनतम वर्गोनी पद्धति, indicates that we choose regression line where the summation of square of deviation of the point, summation of square of deviation, देखो यहाँ स्क्वायर किया है और उसका समेशन किया है, तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज लीस्ट होगा या मिनिमम होगा। लीस्ट क्वेश्चन में दिया था, उसका आंसर आएगा बी, मिनिमम। ગુજરાતીમાં કહું તો ત્રુટિ પદના વર્ગોનો સરવાળો ન્યૂનતમ થવો જોઈએ। ન્યૂનતમનો અર્થ લિસ્ટ અથવા મિનિમમ, ઓછામાં ઓછો। અંડરસ્ટેન્ડ? થર્ડ પોઈન્ટ, a relationship where the flow of the data points is best represented by curve। વક્રથી આપણે ડેટાને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીએ। ક્યારે કરી શકીશું, તો જ્યારે લિનિયર રિલેશનशिप હશે ત્યારે। नीचे से ऊपर तो परफेक्ट पॉजिटिव कहते थे, ऊपर से नीचे तो परफेक्ट नेगेटिव। तो अब लीनियर रिलेशनशिप होगा, लीनियर रिलेशन दिया होगा, तब हम उसको कर्व से डिनोट कर सकते, बता सकते। तो आंसर इज लीनियर रिलेशनशिप, ए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल डेटा पॉइंट्स फॉलोइंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो ऐसे कोरिलेशन को या ऐसे रिग्रेशन को हम कहेंगे लीनियर रिग्रेशन या लीनियर कोरिलेशन। अब शॉर्टकट में कह सकते हैं लीनियर रिलेशनशिप। तो आंसर इज ए, लीनियर रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 5, the value we would predict for the dependent variable when independent variable are equals to 0। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सभी वैल्यू 0 होगी। ये क्या कहना चाहता है, तो x की वैल्यू सभी 0 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमको दी हुई है 2, 4, 9, 10। तो यहाँ अगर हम y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकालते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी y कैप की, क्योंकि यहाँ पे b 0 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो y कैप इक्वल टू a होगा। तो a मतलब इंटरसेप्ट कहते थे उसको, और b को क्या कहते थे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते थे। ठीक है, तो अगर किसका वैल्यू 0 हुआ, x का, x मतलब कौन से वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। देखो अंदर, द वैल्यू वी
would predict for dependent variable when the independent variable are all equals to 0. सभी independent variable का वैल्यू 0 होगा तो हमको y कैप इक्वल टू a मिलेगा. a मतलब इंटरसेप्ट मिलेगा. तो आंसर लिखेंगे सी, इंटरसेप्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इससे उल्टा है, देखना. द प्रेडिक्टेड रेट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ वो हम फाइंड करते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज 1 यूनिट का होने की वजह से. तो यहां हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन में लिखा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के अंदर 1 यूनिट का चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के अंदर जितना चेंज होता है उसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट. बी लिखा था. तो आंसर यहां रहेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का दूसरा नाम है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन. रिग्रेशन लाइन का जो स्लोप है उसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट और जो इंटरसेप्ट है उसको कहते हैं ए. ठीक है, तो यहां पे बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं दिया है, उसकी जगह पे आपको दिया है स्लोप, तो स्लोप लिखेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y on x इज ऑल्सो कॉल्ड. चलो y कैप इक्वल टू a प्लस bx लिखा है. यहाँ b जो है, ये जो b है, ये b को हम कहेंगे स्लोप. तो स्लोप मतलब क्या? तो स्लोप मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट. कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट? तो ये y था, यहाँ सामने x है, तो y on x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट या y on x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है उसको y on x का स्लोप भी कह सकते हैं. तो अब यहाँ आंसर रहेगा द स्लोप. स्लोप मतलब b ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x. रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिग्रेशन लाइन y on x का जो स्लोप है उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको कहेंगे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x. तो आंसर आएगा डी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x. Now question number 8. In simple linear regression, the number of unknown constants अंडरलाइन करो. तो रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन के अंदर दो कोएफिशिएंट मिलते हैं हमको, एक a और एक b. a को इंटरसेप्ट और b को स्लोप कहते हैं या रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो कांस्टेंट्स मिलेंगे બે અચળાંકો મળશે. કયા બે અચળાંકો મળશે બેટા? a અને b. राइट. तो आंसर लिखेंगे हम 2. क्वेश्चन नंबर 8, कांस्टेंट्स दो है, b 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इन सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल इनवर्ट्स. सबसे पहले अंडरलाइन कर दो सिंपल रिग्रेशन. अब सिंपल रिग्रेशन का मतलब ही होता है दो वेरिएबल उसके अंदर होंगे. दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो हम उसको कहेंगे मल्टीपल या पार्शियल. ठीक है, तो सिंपल रिग्रेशन दिया है, इसका मतलब उसके अंदर कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे, सिर्फ दो वेरिएबल, ओनली 2 वेरिएबल्स. तो आंसर इज सी, 2. Now question number 10. If the value of any regression coefficient is 0, किसी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 होगा, then 2 variables are. चलो, किसी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 हुआ. ठीक है, तो याद रखो byx अगर 0 हुआ तो r भी 0 होगा और bxy भी 0 ही होगा. जैसे एक प्लस होता है तो तीनों प्लस होते हैं, एक माइनस होता है तो तीनों माइनस होते हैं, ऐसे ही कोई एक का वैल्यू 0 होगा तो तीनों तीन का वैल्यू 0 रहेगा. अब तीनों तीन का वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब r इक्वल टू 0 हुआ. तो r अगर 0 है तो दोनों वेरिएबल कैसे कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे. ये हमने कोरिलेशन के अंदर भी देखा था. When r इक्वल टू 0 एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन लिखते थे और दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है ऐसा लिखते थे. इसका मतलब आंसर डी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ क्वेश्चन नंबर 11.
क्वेश्चन 11 देखो, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्लोप विल बी अपवर्ड, स्लोप विल बी अपवर्ड, अपवर्ड मेन वर्ड है, अपवर्ड दिया है, स्लोप अपवर्ड होगा, अपवर्ड मतलब नीचे थी ऊपर ની तरफ बेटा, तो नीचे थी ऊपर ની तरफ जाए तो એને પોઝિટિવ કહેવાય, હા કે ના, દેખાય છે, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, नेगेटिव हुआ तो बी का वैल्यू 0 से कम होगा तो नेगेटिव, बी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा प्लस में होगा तो पॉजिटिव। तो यहां पे आपको दिया था अपवर्ड, स्लोप विल बी अपवर्ड, स्लोप अगर अपवर्ड है तो बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, सी बी ग्रेटर देन 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 देखो, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्लोप विल बी डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड है, इस तरह से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आवे, ये नीचे से ऊपर जाता था, इसको कहते हैं डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड हुआ तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब होगा b लेस देन 0, नेगेटिव मतलब b लेस देन 0, आंसर इज b लेस देन 0। 13 नंबर का क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्लोप इज होरिजोंटल, स्लोप होरिजोंटल है, होरिजोंटल એટલે આડું મળે છે બેટા, इस तरह से y on x मिलता है या x on y मिलता है हमको, ऐसा। तो फिर दूसरा ऐसा मिलेगा, अब ये दोनों इस तरह से मिलते हैं तो r इक्वल टू 0 था, याद करो, राइट एंगल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल हुआ तो b लिखेंगे हम 0, आंसर इज a, b इक्वल टू 0। चलो फिर से, पॉजिटिव या अपवर्ड है तो ग्रेटर देन 0, नेगेटिव या डाउनवर्ड है तो लेस देन 0, और हॉरिजॉन्टल है आड़ू, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल है तो r इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इक्वल टू 0 लिखेंगे, r 0 मिला, इसका मतलब b भी क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, b भी 0 मिलेगा। b 0 मिला तो r भी 0, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, नंबर, if regression line of equal to 5 then value of regression coefficient, अच्छा रिग्रेशन लाइन आपको 5 मिली, मतलब y इक्वल टू 5 मिला, इसका मतलब ये a मिला क्या है, b की वैल्यू कितनी होगी, b है ही नहीं इधर, सर कैसे पता चला, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखते हैं बेटा हम, तो a का वैल्यू 5 मिला, इसका मतलब b का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है मतलब 0 है, 0 इंटू एक्स है, तो b का वैल्यू 0 मिला, समझ गए। if regression line of equal to 5 then value of regression coefficient y on x है, y on x का जो regression coefficient है उसका वैल्यू मतलब b का वैल्यू हमको 0 मिलेगा, किस तरह से वो मैंने बताया, a आंसर 0। 15 नंबर, if y equal to 2 minus 0.2x, y equal to 2 minus 0.2x, अब b के आगे जो b का जो वैल्यू मिला है वो -0.2 है, देन y इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट, चलो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट हुआ और ये इंटरसेप्ट हुआ, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना मिला मुझे, 2 मिला, ठीक है। अंतःखंड इंटरसेप्ट 2 एंड स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट -0.2। अब यहां पे आपको इंटरसेप्ट बोला था,
ओहो ये गलत है क्वेश्चन। इंटरसेप्ट नहीं, बराबर है, सही है। इंटरसेप्ट बोला है तो इंटरसेप्ट का वैल्यू 2 होगा। आंसर इज बी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, ये हमारे पैम्फलेट में भी था, किसी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो बाकी जो रहा उसका वैल्यू 1 से कम होगा। 1 से कम मतलब आंसर लिखेंगे हम लेस देन 1, सी लेस देन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ पर्सन व्हेन हिज वेट इज गिवन, किसका यूज करेंगे? फिर से देखो क्वेश्चन, हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन मुझे फाइंड करना है। व्हेन, जबकि हिज वेट इज गिवन, उसका वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, हाइट फाइंड करना है तो हम रिग्रेशन लाइन यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे तो किसका यूज करेंगे? रिग्रेशन का यूज करेंगे, कोरिलेशन का यूज करेंगे? तो सीधी बात है रिग्रेशन का यूज करेंगे। तो आंसर लिखेंगे हम रिग्रेशन प्रॉब्लम, ये रिग्रेशन का सम है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड, चलो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेड पेन। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल के हमने अलग अलग नाम लिखे थे, रिग्रेस्ड, फिर लिखा था एक्सप्लेन्ड, ठीक है, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग नाम थे, कौन से नाम थे? तो रिग्रेसर, एक्सप्लेनेटरी, प्रेडिक्टर, ठीक है। अब यहां देखो 18 नंबर, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट वेरिएबल को कहेंगे, क्या कहेंगे? रिग्रेशन वेरिएबल। यहां एक दूसरा नाम लिख देना, ये हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम लिखे रिग्रेशन के पैम्फलेट के अंदर, फर्स्ट पेज पे आपको दिखेगा। यहां एक दूसरा नाम आएगा रिग्रेशन, एस्टिमेटेड वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब लिख देना, रिग्रेशन या एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो आंसर इज बी, रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिग्रेशन वेरिएबल, प्रेडिक्टेड या प्रेडिक्टेंट वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, ये रहा, ये सभी बोलते हैं। एस्टिमेटेड, रिग्रेशन, रिग्रेस्ड, एक्सप्लेन्ड, ये सब नाम है उसके। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस, सभी नाम इसके। 20 नंबर, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, देखो अंदर सब जो बाकी के 3 नाम दिए वो रिग्रेशन, प्रेडिक्टेंट एंड एस्टिमेटेड। तो रिग्रेशन, प्रेडिक्टेंट, रिग्रेस्ड, एस्टिमेटेड, है ना, एक्सप्लेन्ड, रिग्रेस्ड, रिग्रेशन, प्रेडिक्टेंट, ये सब नाम डिपेंडेंट वेरिएबल के। सिर्फ एक नाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, कौन सा? रिग्रेसर, ये रहा। तो आंसर लिखेंगे ए, रिग्रेसर। क्वेश्चन नंबर 21, इन द रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको x का वैल्यू दिया होगा एंड y का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो जिसका वैल्यू फाइंड करते हैं उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका वैल्यू दिया हुआ होता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ होता है उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है, तो y क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। y क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। बी डिपेंडेंट वेरिएबल। Question number 22. In the regression equation, x equal to a plus by, x equal to a plus by, मतलब हम x फाइंड करेंगे एंड y दिया होगा, तो जो दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो फाइंड करना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है देखो, इन रिग्रेशन इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी वाई, x इज कोल्ड, x को क्या कहेंगे? तो x को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल बी। दिख रहा है बराबर? नाउ क्वेश्चन नंबर 23. इन रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a इज कोल्ड। चलो रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा है? तो y ऑन x है। y ऑन x के अंदर a को क्या कहेंगे? ऐसा उसने बताया है, a को क्या कहना है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये जो b है ये स्लोप है, यह रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, और ये जो a है ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो a इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन a इज कोल्ड, a को क्या कहना है? तो a को हम कहेंगे इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट। सो आंसर इज बी, y इंटरसेप्ट। y नो इंटरसेप्ट के y बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट किए। इतना पहले कर दो, फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके इतना कर दो पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 24 से आगे देखते हैं। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑलवेज पासिस थ्रू। बे रिग्रेशन इक्वेशन हो बेटा ये सामाजिक पसार था, तो हमने ऐसा लिखा था, टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट x बार y बार, दोनों एक दूसरे को x बार y बार में टच करते हैं, तो कहां से पास होते हैं? तो x बार y बार वाले पॉइंट से पास होते हैं। तो आंसर आएगा सी, 24C। x बार y बार, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, आप सिर्फ बार दिख रहा है पैम्फलेट के अंदर, x नहीं दिख रहा है, तो x लिख देना, x बार y बार। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम नॉन रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चल नथिंग, राइट? नॉन रैंडम वेरिएबल। आंसर इज ए, 25 ए, नॉन रैंडम वेरिएबल। Now question number 26. The graph showing the paired points x1 y1, xi yi, मतलब क्या? x1 y1, x2 y2, x3 y3 अप टू xn yn तक की जो वैल्यूज आपको दी हुई है उसको अगर हम ग्राफ पेपर पे बताते हैं तो उससे हमको पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो पॉइंट्स वाला डायग्राम है उसको क्या कहते थे हम? स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम। ठीक है, तो अब दोनों में से क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। स्कैटर डायग्राम दिया हुआ है तो आंसर लिखेंगे हम स्कैटर डायग्राम, 26A, स्कैटर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 27. द ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, देखो नीचे से ऊपर की ओर। अच्छा, नीचे से ऊपर जाए तो एक्चुअल में आएगा लीनियर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे लीनियर पॉजिटिव कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। देखो आपको दिख रहा है लीनियर पहले में दिख रहा है, दूसरे में नॉन लीनियर, तीसरे में कर्वीलिनियर और चौथे में नो रिलेशन। तो जो ग्राफ है उसके हिसाब से ये लीनियर पॉजिटिव है, लेकिन लीनियर पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो सिर्फ लीनियर लिखेंगे हम। आंसर इज ए, 27 का आंसर ए, लीनियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28.
28 में ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ आ रहा है, देखो ड्रॉ करके दिया है छोटा सा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको कहेंगे हम लीनियर नेगेटिव। अब नेगेटिव दिया है तो यस दिया हुआ है, लीनियर नेगेटिव दिया हुआ है, तो आंसर आएगा बी लीनियर नेगेटिव, बी लीनियर नेगेटिव। (29) नंबर, when regression line passes through origin, रिग्रेशन लाइन अगर ओरिजिन में से पास होती है, ओरिजिन माथी એટલે वो जो जीरो होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ जीरो मिलता है मुझे, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, तो ये जो जीरो मिलता है उसको कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन माथी पसार થતે बेटा બે रिग्रेशन लाइन सामाथी ओरिजिन माथी पसार થશે, एट डेट टाइम इंटरसेप्ट ની વેલ્યુ मतलब કે a ની વેલ્યુ 0 હશે, a ની વેલ્યુ શું હશે 0। અહીંયા અંડરલાઈન करना passes through the origin, ઓરિજિન એટલે ઉગમ બિંદુ, ઉગમ બિંદુમાંથી બે નિયત સંબંધ રેખાઓ પસાર થાય તો એનો इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब a का वैल्यू हमेशा 0 होगा। 29 नंबर, आंसर इज a, इंटरसेप्ट इज 0। Now question number 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, when b xy is positive, चलो b xy पॉजिटिव है तो b yx भी पॉजिटिव होगा और r भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी में या एक प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर देखा था r b yx एंड b xy तीनों का साइन सेम रहता है, तो यहाँ पे b xy पॉजिटिव है तो b yx भी पॉजिटिव होगा, आंसर इज b पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 31, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r का फॉर्मूला हमने लिखा था प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, यहाँ रिलेशनशिप भी प्रूव किया था हमने। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है, ऐसा प्रूव किया था, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन आंसर आएगा, आंसर इज ए ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 32, when two regression coefficients bear same algebraic sign, दोनों का साइन कैसा होगा, सेम होगा, then correlation coefficient is, चलो दोनों का साइन सेम है तो दोनों का साइन जैसा होगा ऐसा ही साइन r का भी होगा, मतलब b yx b xy दोनों प्लस में है तो r प्लस में रहेगा, b yx b xy माइनस में है तो r भी माइनस में रहेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अकॉर्डिंग टू साइंस, वो दोनों की जो साइन है उसके आधार पे r की साइन भी होगी, ठीक है। तो आंसर इज सी अकॉर्डिंग टू साइन, अकॉर्डिंग टू साइंस, वो जो दो साइन है उसके आधार पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन भी होगा। नाउ 33 नंबर, इट इज पॉसिबल दैट टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव, चलो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन हमेशा कैसा होगा, सेम होगा, तो आंसर लिखेंगे हम सेम साइन, ऑपोजिट साइन नहीं हो सकता है, नो साइन नहीं हो सकता है, डिफिकल्ट टू टेल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम होगा, तो आंसर इज बी सेम साइन। (34 नंबर, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट એટલે માપના એકમોથી। अब देखो फॉर एग्जांपल x आपको हाइट दिया है सेंटीमीटर में और y दिया है वेट किलोग्राम के अंदर दिया हुआ है, तो हम b फाइंड करेंगे तो वहां कोई यूनिट नहीं लिखते, इसलिए यूनिट से वो फ्री है। फिर स्केल एंड ओरिजिन, स्केल एंड ओरिजिन से भी फ्री है, स्केल ओरिजिन भी नहीं लिखते। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता चेंज इन स्केल चेंज इन ओरिजिन तो ये गलत होता, सिर्फ स्केल एंड ओरिजिन दिया है, देखो तो स्केल ओरिजिन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट
तीनों तीन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू इंडिपेंडेंट है, इसलिए आंसर रहेगा सी बोथ ए एंड बी। सी बोथ ए एंड बी। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ऐसा मत सोचना सर आपने तो ऐसा पढ़ाया था हमको कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। बिल्कुल सही है, ऐसा ही पढ़ाया था। वहां वर्ड था चेंज इन ओरिजिन, वो याद रखो, चेंज इन स्केल, समझे थे ना आप? यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है चेंज इन ओरिजिन चेंज स्केल नहीं दिया है, स्केल एंड ओरिजिन सिर्फ सिंपल, इसलिए उससे इंडिपेंडेंट है। समझ गए बेटा? चलो कंफ्यूजन मन में मत रखना। नाउ 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। चलो देखो, द पर्पज ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल लीनियर एनालिसिस का पर्पस क्या है? तो भाई एक ही पर्पस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू दी होगी, उसके ऊपर से डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और कुछ पर्पस नहीं है। x का वैल्यू दिया होगा y का वैल्यू फाइंड करना है, या y का दिया होगा तो x का वैल्यू फाइंड करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू दिया होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, ये एक हमारा पर्पस है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के ऊपर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना, वो उसका पर्पस है। सो आंसर इज ए, प्रेडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर वेरिएबल। The summation of difference between the actual values of y and its values obtained from fitted regression line is always, चलो याद रखो, ये y माइनस वाई कैप का वैल्यू जो बनेगा, मतलब कि एरर हम फाइंड करेंगे तो उसका समेशन, उसके नीचे अगर टोटल करेंगे आप तो सिग्मा ई हमेशा क्या मिलेगा? जीरो। एरर y माइनस वाई कैप ये वैल्यू है और ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस उसको एरर कहते हैं। y में से y कैप माइनस करके एरर का कॉलम हम ही कभी कोई एग्जांपल में बनाया नहीं है हमने, लेकिन कभी बनाएंगे। e इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप का लास्ट कॉलम अगर हम बनाएंगे तो उसका टोटल करने से आपको हमेशा जीरो मिलेगा। आंसर इज ए, जीरो। 37 number, if all the actual and estimated values of y are same, एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू दोनों सेम होगी, मतलब y एंड y कैप दोनों इक्वल है। अरे सीधी सिंपल बात है, y और y कैप अगर इक्वल है तो मैं दोनों का माइनस करूंगा, यहाँ पे y मेरा 5 है, y कैप भी 5 है, तो 5 माइनस 5 करूंगा तो जीरो मिलेगा ना मुझे, तो सिग्मा ई हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। आंसर इज जीरो। Summation of square of error will be 0. Answer is A, 0. 38 number. A measure of strength of relationship. Strength of relationship. બે ચલ વચ્ચેના સંબંધનું સ્ટ્રેન્થ, પ્રમાણ, માપ, तो दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन उसको हम मेजर करेंगे। इस मेजरमेंट को आ मापने આપણે કહીશું કોરિલેશન કોએફિशिएंट। કોરિલેશન કોએफिशिएंट इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू के बीच का, दो या ज्यादा वेरिएबल के रिलेशन का वैल्यू जो है उसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आंसर इज सी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Now question number 39. When the ratio of
वेरिएशन इन द रिलेटेड वैल्यूज इज कांस्टेंट, अंडरलाइन करो, रेशियो इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रेशियो के अंदर दो वेरिएबल के बीच में चेंजेस होंगे तो उसको हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। लीनियर, नॉन लीनियर कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के अंदर पढ़ा था हमने, ठीक है। तो रेशियो एंड कांस्टेंट दो वर्ड अंडरलाइन करके आंसर आएगा ए, लीनियर कोरिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, if both variables x and y increase or decrease simultaneously, બંનેમાં એક સાથે વધારો થાય या બંનેમાં એક સાથે ઘટાડો થાય। इसका मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। सो आंसर इज ए, पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, if the points on the scatter diagram indicates that one variable increase, एक increase हो रहा है, the other variable tends to decrease, एक decrease हो रहा है, एक increase हो रहा है, एक decrease हो रहा है, मतलब opposite direction में changes हुए। अगर opposite direction के अंदर changes आते हैं तो उसको हम कहेंगे negative correlation। आंसर इज सी, नेगेटिव। नंबर, if the points on scatter diagram shows no tendency, कोई टेंडेंसी नहीं है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी होती तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग टेंडेंसी होती तो नेगेटिव, लेकिन कोई टेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब सभी पॉइंट्स रेंडमली स्क्रेटेड है। यादચ્છિક રીતે વિખરાયેલા બિંદુઓ છે। બેટા यादચ્છિક રીતે બિંદુઓ વિખરાયેલા હોય then it is known as no correlation या absence of correlation, that is r equal to 0 मिलेगा आपको, ठीक है, d 0। 43 नंबर, if one item is fixed and unchanged, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू सेम टू सेम है, 5 है तो 5 5 5 5 5 ऐसा दिया हुआ है, और y की वैल्यू चेंज हो रही है, the other items varies, the correlation will be, correlation क्या मिलेगा हमको, तो वहां पे correlation हमको मिलेगा 0। one item is fixed and unchangeable and the other item varies, the correlation coefficient will be 0 मिलेगा। चलो देन 44 नंबर, in scatter diagram if most of the points lies in the first and third quadrants, underline first and third quadrants, quadrants એટલે અર્ધતલ, પહેલા અને ત્રીજા અર્ધતલમાં બધા બિંદુ આવેલા હશે then it is known as positive correlation, B, positive। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरह से एक ही लाइन में होंगे पॉइंट्स, है ना, तो उसको कहेंगे हम पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। अब फर्स्ट एंड क्या बोला है, देखो फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, क्वेश्चन नंबर 44 था, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स, मतलब जो आ एक लाइन है પછી એની આજુબાજુમાં પોઈન્ટ્સ હશે તો 3 ક્વાડ્રન્ટ્સ हो गए, ये एक अर्धतल, आ બીજો ને આ ત્રીજો अर्धतल, ત્રણ अर्धतल થયા, ત્રણ લાइन થઈ, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉइंट्स होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, बी। देन 45 में क्या है देखो, इफ द टू सीरीज मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં, ऑपोजिट डायरेक्शन भी कह सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन व्यस्त રીતે, and the variation in their values are always, underline, proportionate, proportionate એટલે સરખા પ્રમાણમાં, સરખા પ્રમાણમાં ચેન્જીસ થાય છે અને ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ચેન્જીસ થાય છે તો कांस्टेंट रेशियो में चेंजेस होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे होंगे तो हम उसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव, दैट इज r इक्वल टू -1 हमको मिलेगा। आंसर इज सी, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 उसके जो एमसीक्यूज दिए हुए उसमें 1 to 45 कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 46 से आगे देखेंगे तो हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम
4 या 5 लेक्चर होंगे एमसीक्यू के, जो कॉलेज मटेरियल के एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने पैम्पलेट्स में टिक मार्क कर देना। वैसे मैंने आंसर बोल्ड करके रखे हुए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता हो तो पैम्पलेट सामने लेके बैठना है और लेक्चर देखना है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन।